हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त एक्टर हिमांशु सिंह आज आप सबके लिए एक और हॉरर स्टोरी लेके आ गया हूँ। और आज की हमारी इस कहानी का नाम है कामिनी। कामिनी क्यों? क्योंकि ये पूरी कहानी कामिनी के इर्द गिर्द ही घूमेगी। कामिनी इस फिल्म की नायिका है। फिल्म या फिर कहानी कह लीजिए या नॉवेल कह लीजिए, जो आपको कहना है। और ये थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन एक एक चीज़ों को मैं बारीकी से बताने की कोशिश करूँगा। बेहद अच्छी स्टोरी है, बहुत ही पसंद आएगी अगर आप पूरी शिद्दत के साथ इसे सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और कहानी के साथ 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 चल के समझने की कोशिश करेंगे। तो कामिनी के बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा। कामिनी एक 27-28 साल की युवती है जिनकी शादी हो चुकी है। अभी उनके शादी के बारे में भी और उनकी छोटी सी एक लव स्टोरी है, उसको भी मैं बताऊँगा। और भी चीज़ें हैं जो कहानी शुरू हो जाएगी और कहानी चलने लगेगी तब मैं बताऊँगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कामिनी बेहद खूबसूरत हैं, कद लंबा, काफ़ी पतली हैं और जब बात करती हैं तो निगाहें उठा के बात करती हैं। आँखों में शर्म है, चेहरे पे खूबसूरती है, बहुत खूबसूरत है। मतलब कोई भी अगर एक बार उन्हें देखे तो प्रभावित हो जाए, कुछ ऐसी सुंदरता है कामिनी के पास। तो एक बार क्या होता है कि अब कामिनी की शादी हो चुकी है और उनका एक 8 साल का लड़का भी है। तो उनके घर पे डॉक्टर आता है और लड़की की तबीयत खराब रहती है। उनके घर में उनकी माँ जी हैं और उनके पति अभी एक्सपायर हो चुके हैं 2 साल पहले। अब ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी जो चीज़ें हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं बताना चाहता हूँ ताकि कहानी का एक बेस मैं बता सकूँ और कहानी स्टार्ट कर सकूँ। अब उनकी शादी कैसे होती है, उनकी शादी से पहले की जो बातें हैं, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो क्या होता है कि अब डॉक्टर कहता है कामिनी से कि आपके बच्चे को ब्लड कैंसर है और इसके इलाज में बहुत पैसा लगने वाला है और आपको बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है और मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। अब आप कैसे भी पैसों का बंदोबस्त कीजिए क्योंकि बहुत महंगी महंगी दवाइयों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब कामिनी को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि पति रहते नहीं हैं और माँ जी रहती हैं, तो कोई एक सहारा रहता नहीं है इनके पास और काफ़ी परेशान हो जाती हैं। और इन्हें शुरू से ही कई बार फिल्म मॉडलिंग का ऐसा ऑफर आया होता है, लेकिन चूंकि इनके पति को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं होती है तो वो कामिनी को कभी ये सब करने की इजाज़त नहीं देते हैं। तो इस समय भी कामिनी के पास एक मॉडलिंग का प्रोजेक्ट है, तो वो सोचती हैं कि क्यों ना वो मॉडलिंग करके कुछ पैसे कमा ले। लेकिन चूंकि माजी भी अपने उनके बेटे नहीं चाहते थे तो माजी भी नहीं चाहती हैं, तो जब माजी से ये सारी बातें बताती हैं अपने, तो वो भी अपने बहू को मना कर देती हैं ये सब करने से। लेकिन जब वो बताती हैं कि उनके बेटे को या उनके पोते को ब्लड कैंसर है और इसके लिए बहुत पैसों की ज़रूरत है और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है उनके पास, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी मानना पड़ता है। और फिर इस तरीके से शुरू होता है इस कहानी का आरंभ। अब कामिनी जो है पहुंचती हैं उस मॉडलिंग प्रोजेक्ट का जो ऑनर रहता है उसके पास। अब वो एक चित्रकार है, उसका काम ये है कि मॉडल्स को पहले सेलेक्ट करना। और नाम मैं बता देता हूँ, नाम उनका रवि है और बहुत ही मशहूर वो चित्रकार हैं। और उनकी पेंटिंग की इतनी तारीफ़ें हैं कि अगर वो पेंटिंग तैयार करते हैं तो पहले तो पेंटिंग बनाते थे, लेकिन फिर अपने आप को डेवलप करके उन्होंने मूर्तियाँ बनाना शुरू किया। तो मूर्तियों की उनकी तारीफ़ ऐसी की जाती है कि अगर वो मूर्ति बनाते हैं तो आप फ़र्क नहीं बता पाओगे कौन मूर्ति है और कौन हकीकत में खड़ा है, अगर किसी मॉडल को देख के या फिर किसी लड़की की तस्वीर वो बनाते हैं तो। और लड़कियों की ही तस्वीर बनाते हैं और चूँकि बहुत बहुत मशहूर होते हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी उनकी मूर्तियाँ फेमस होती हैं, तो कई तरह के उनकी और कुछ ऐसी मूर्तियाँ भी होती हैं जो सब तरह के लोगों को पसंद रहा है। जैसे अर्ध वस्त्र के साथ मूर्तियाँ हैं कुछ, तो ऐसी चीज़ें होती हैं और उनके बारे में थोड़ी सी निगेटिविटी भी होती है। तो ये सब सोच के कामिनी को थोड़ा सा तो लगता है कि कहीं मैं गलत जगह पे तो काम करने नहीं जा रही हूँ, लेकिन फिर कैसे भी खुद को समझा के और वो जाती हैं और कहती है कि अगर ऐसा होगा तो मैं उस प्रोजेक्ट को छोड़ के कुछ और करने की कोशिश करूँगी। तो ये पहुँचती हैं उनके घर और जब ये रवि देखते हैं, रवि बहुत बड़े चित्रकार, जैसा कि मैंने बताया,
कामिनी को देखते हैं तो बहुत प्रभावित होते हैं इनकी सुंदरता से, क्योंकि कामिनी अभी किसी श्रृंगार करके मतलब उनके सामने नहीं गई होती हैं, एकदम सिंपल से, जैसे विधवा होती है वैसे ही गई होती हैं सफ़ेद साड़ी में। लेकिन वही है, आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट अपनी कल्पना से देख लेता है और वो उसमें अपनी मूर्ति को देखते हैं कामिनी में, और वो सोचते हैं कि अगर इस लड़की को मैं पुरानी महारानी की तरह सजा दूं तो इसकी मूर्ति वाकई में बहुत लाजवाब होगी और अब तक की सबसे बेहतरीन मेरी मूर्ति होगी। तो वो कामिनी को तुरंत सेलेक्ट कर लेते हैं। हालांकि बहुत सारे मॉडल्स के उनके पास फ़ोटोज़ होते हैं और बहुत से रिक्वेस्ट आए होते हैं, लेकिन जब कामिनी को ये देखते हैं तो उन्हीं को फाइनलाइज कर देते हैं। अब चूंकि अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतने बड़े चित्रकार से अचानक से इनका कैसे लिंक बन जाता है, तो इसके पीछे भी एक छोटी सी वो चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ। कामिनी का एक दोस्त है संतोष। अब संतोष इनके पति का पहले दोस्त था और शादी से पहले संतोष कामिनी को जानता था। अब ये चीज़ें थोड़ी बतानी इसलिए ज़रूरी हैं कि आगे चल के ये कहानी को एक नया मोड़ देंगे। तो संतोष ने ही कहीं ना कहीं कामिनी को ये सब चीज़ें बताई थी कि अगर तुम्हें पैसों की दिक्कत है और अच्छे खासे पैसा कमाना चाहते हो तो मेरे पास एक मॉडलिंग प्रोजेक्ट है और तुम उस पर काम करो, तुम कर सकती हो, और हमेशा से मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम कर लो। तो चूंकि अजय जो कि कामिनी का पति है, अजय को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी तो कामिनी ने कभी किया नहीं, लेकिन अब उसके पास मजबूरी है। तो मतलब संतोष ने ही रवि के पास भेजा है कामिनी को। तो इस तरीके से कामिनी शुरू करती हैं। कहते हैं वो रवि कहते हैं कि आपको फाइनलाइज कर दिया गया है और आप जल्दी से इस गेटअप में एक बार अपने फ़ोटो शूट करा लो और फिर मैं आपको जैसा होगा बताऊंगा। और चूंकि पूरी तरीके से तय कर चुका होता है रवि कि यही उसके मतलब मूर्ति के लिए परफेक्ट लड़की है और इन्हीं के साथ काम करना है। और इस तरीके से कामिनी बहुत आश्वस्त होती है और एक चेक उनको दे देता है 50,000 का कि ये मेरी तरफ से एडवांस है, आपको कहीं और काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ काम करेंगे। और कामिनी तुरंत घर आ जाती है और वो फैमिली डॉक्टर को वही चेक दे देती है और कहती है कि आपको किसी तरह की कोई कमी करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे बच्चे का इलाज कीजिए और जितने पैसों की ज़रूरत होगी मैं आपको ला के दूँगी। तो इस तरीके से चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अब एक रात कामिनी के पास फ़ोन आता है। किसका? रवि का। रवि का फ़ोन ये आता है कि आपको कल मैं एक एड्रेस भेज रहा हूँ, वहाँ पे आपको आना है और अकेले आना है। तो कामिनी थोड़ा सा सोचती है, हिचकिचाती है और कहती है कि मतलब ये इतनी दूरी पर, एड्रेस काफ़ी दूर रहता है शहर से और वो अकेला रहता है वहाँ, मतलब दूर दूर तक कुछ रहता नहीं है और शहर से हट के वो प्लेस रहता है। तो कामिनी हिचकिचाती है, वो कहती है कि इतनी दूर और अचानक से ऐसा डिसीजन क्यों, आपके अपने स्टूडियो में भी तो शूटिंग हो सकती है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, ये शूटिंग और ये जो है ये बनाने का, जो मूर्ति बनाने का है और आपके जो फ़ोटो शूट्स होंगे उसका लोकेशन मेरे उसी स्टूडियो में है और आपको वहीं आना होगा। तो फिर कामिनी फ़ोन रख देती हैं और कहती हैं ठीक है मैं आऊँगी। और अगली सुबह ये अपनी माँ जी से बता के चली जाती हैं कि मैं रवि सर से मिलने जा रही हूँ, और एड्रेस नहीं बताती हैं, सिर्फ बताती हैं रवि सर के साथ मुझे जाना है और वही कामकाज मॉडलिंग से रिलेटेड कुछ काम है और जाना है। अब ये जाती हैं और 6-7 दिन बीत जाते हैं और कामिनी घर नहीं आती है। अब इनके बेटे की तबीयत होने लगती है और ख़राब। इनकी माँ जी को कुछ समझ में नहीं आता है, दिमाग में कई तरह के विचार चलने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत सोचने लगती हैं कि अभी जवान थी और ऐसा तो नहीं कि किसी अपने चाहने वाले के साथ भाग गई हो। तो ऐसी चीज़ें भी चलती हैं उनके दिमाग में, क्योंकि समाज है तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। आप कितना भी सही रहें तो सोचने वाले कुछ भी सोचते हैं। तो ये माँ जी सोचती हैं और कोई भी सोचेगा अगर 7 दिन तक कोई घर ना आए और उसका बेटा बीमार है। अब डॉक्टर आता है घर पे और कहता है कि ऐसी ऐसी बात है और इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, कामिनी जी कहाँ हैं, उनसे कुछ डिस्कस करना है दवाइयों के बारे में, नहीं तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो माँ जी कहते हैं कि आपको आपकी फ़ीस मिल जाएगी,
आप उसकी चिंता मत कीजिए। और रही बात कामिनी की, तो कामिनी के बारे में अब मैं नहीं जानती और उससे मेरा कोई रिश्ता है नहीं, बहुत गुस्सा हो जाती है। तब अगले ही दिन रवि इनके घर आता है। किनके घर? इन माँ जी के घर, अजय के घर, मतलब जो अजय एक्सपायर कर गए हैं, कामिनी के घर। तो ये कहता है कि कामिनी कहाँ है? 6-7 दिनों से मैं उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो ये माँ जी कहते हैं क्या आप बात कर रहे हो, वो आपसे ही तो मिलने गई थी और मैं ऐसा ऐसा सोच रही थी। सारी चीज़ें बताती हैं कि मेरे अंदर ये भी चल रहा था कि कहीं वो आपके साथ कहीं भाग तो नहीं गई। तो फिर ये कहते हैं क्या कह रही हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, और सारी गलतफहमी वो दूर करते हैं। और जब रवि को पता चलता है कि ऐसी ऐसी बात है और कामिनी घर पे नहीं है, तो वो कहता है कि माँ जी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माँ जी बताती हैं कि उनके बेटे की, उनके पोते की तबीयत बहुत ख़राब है। तो वो रवि कहता है कि ये रहे पैसे, आप रखिए और आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर ऐसी ज़रूरत होगी तो आप बताइएगा, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। और ये सारी बातें करके वो चला जाता है और फिर कामिनी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। कामिनी पूरी तरीके से कुछ दिनों के लिए गायब हो जाती हैं। अब ये दूसरे अपने प्रोजेक्ट में लग जाते हैं, चित्रकार साहब। अब अचानक से एक रात 9:30 बजे करीब इनकी घंटी बजती है, जब ये अपने एक नए चित्र के बारे में सोच रहे होते हैं और वो कामिनी का प्रोजेक्ट साइड में कर देते हैं, क्योंकि वो कामिनी के बिना हो नहीं सकता। तो जब दरवाज़ा खोलते हैं तो सफ़ेद साड़ी में इन्हें कामिनी दिखाई देती है। अब ये कहते हैं कि कामिनी तुम कहाँ थी? बहुत गुस्सा होते हैं उनके ऊपर कि 6-7 दिनों से तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब है, मैं तुम्हारे घर गया था, कल ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, माँ जी ऐसा ऐसा सोच रही थी हमारे बारे में और तुमने कुछ बताया नहीं। उनको बताया कि रवि सर के साथ मैं चली गई हूँ। बहुत डांटता है कामिनी, और कामिनी शांत नज़रों से रवि को देखती रहती है और एक शांति रहती है चेहरे पे और हल्की सी मुस्कान रहती है, और वो कमरे में धीरे से आ जाती है बिना कुछ इनसे एक शब्द बोले। रवि कहते हैं कि कामिनी तुम मेरी बातों का जवाब नहीं दे रही हो, और दरवाज़ा बंद करके दोनों सोफे पे बैठ जाते हैं। तो कामिनी कहते हैं कि अब तक आपने कुछ ऐसा पूछा नहीं जिसका मैं जवाब दे सकूं। तो ये कहते हैं इसका क्या मतलब है, तुम 6-7 दिनों से कहाँ थी, तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब है, ये वो। तो ये कहती हैं कि जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी मैं आ गई हूँ, और कहाँ से आई हूँ ये आप मत पूछिए, ये सब आपको धीरे धीरे मालूम चल जाएगा। तो इनको भी कुछ समझ में नहीं आता है और ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, रुको, तुम थकी लग रही हो और मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूँ। और ये किचन में चले जाते हैं और 2 कप चाय लेके आते हैं। और फिर ये कहते हैं कि देखो तुम्हारा प्रोजेक्ट तो मैं अभी साइड में रख दिया था और उस पर काम करना मैंने बंद कर दिया था, लेकिन चलो तुम आ गई हो तो जल्द से जल्द उस पर काम शुरू करते हैं। और इसके लिए हमें अपने नए स्टूडियो में जाना पड़ेगा, और वही स्टूडियो जो फ़ोन पे कामिनी ने सुना था। अब ये कामिनी थोड़ा सा मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि ठीक है, चलते हैं। तो ये कहती हैं कि आप चलिए और मैं अपने कन्वेंस से वहाँ पहुँच जाऊँगी। तो ये कहते हैं कि ऐसी क्या ज़रूरत है, तुम मेरे साथ ही चलो, हम दोनों एक साथ चलेंगे, तुम्हें मेरे साथ चलने में कोई आपत्ति है क्या, ये पूछते हैं। तो ये कामिनी कहते हैं नहीं, अब मुझे कोई किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ शांत हो जाती है कामिनी। तो रवि कुछ समझ नहीं पाते हैं और अगली सुबह ये जाने का फैसला करते हैं और ये दोनों गाड़ी से निकल जाते हैं फार्म हाउस के लिए। अब वहाँ पे इनका अपना स्टूडियो है और वहाँ पे पहुँचते ही इन्होंने अपने फार्म हाउस पे 2 लोगों को रखा होता है। एक इनका नौकर होता है जो काफ़ी सालों से इनके साथ होता है, और एक सामने ही एक कोई गरीब रहता है जिसकी मदद कर देते हैं ये। और रवि चूँकि दिल से बहुत अच्छा इंसान रहता है और लोगों की मदद करना और अच्छे डिज़ाइनें करना, अब लोग उसके बारे में थोड़ा गलत इसलिए सोचते हैं क्योंकि उसकी पेंटिंग थोड़ी समाज से हट के होती है, जिससे हर तरह के लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, वैसी पेंटिंग्स होती हैं। तो इस तरीके से कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छा इंसान रहता है। तो ये सारे जो उसके वर्कर्स होते हैं, जो उसके नौकर होते हैं और जो उसके जानने वाले होते हैं, ये सब समझते हैं और हमेशा उनका सम्मान करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो जब ये अपने फार्म हाउस पे जाते हैं तो सबसे पहले जो इन्होंने एक दुकान खुलाई रहती है अपने जस्ट
घर के सामने ही एक गरीब रहता है जो कभी आया रहता है मदद के लिए, तो उसके लिए थोड़ा दुकान का बंदोबस्त कर देते हैं 2 पैसे कमाने के लिए। तो उसी दुकान पे अपनी कार को रोकते हैं और वो देखता है तो तुरंत दौड़ के आता है और इनके पैर छू लेता है। कहता है, अरे साहब आप नहीं होते तो मेरी रोजी रोटी नहीं चल पाती, आपने मेरी ज़िंदगी को मकसद दे दिया ऐसे ऐसे। तो रवि उठाते हैं और कहते हैं, अरे ऐसी बात नहीं है, सब अपने कर्म और अपने किस्मत का खेल है और ये इन सब में मेरा कोई नहीं है। शुक्रिया करना है तो भगवान को करो और हम मेरे और मेरी मैडम के लिए 2 कप जल्दी से चाय दे दो। अब ये गाड़ी में देखते हैं तो गाड़ी में कोई रहता है नहीं, तो इनका हो जाता है दिमाग खराब। कहते हैं, साहब आपके लिए चाय लाऊं ना? तो रवि कहते हैं, हाँ मेरे लिए और कामिनी मैडम के लिए चाय लाओ। तो फिर ये कहता है, कामिनी मैडम? और फिर कार में अपना सिर अंदर करके खिड़की में पूरी तरीके से देखता है, पीछे आगे हर जगह कोई नहीं रहता। अब इसे कुछ समझ में नहीं आता है और ये कहता है कि बहस करना भी इनसे बेकार है और इतनी रिस्पेक्ट करता है कि कुछ बोल ही नहीं पाता और कहता है कि ठीक है मैं चाय बना के लाता हूँ, और 2 कप चाय ले आके टेबल पे रख देता है और देखता है कि रवि किसी से बातें कर रहा है और उसके बगल में कोई बैठा है नहीं, ये उसे लगता है। और रवि जो है कामिनी से बातें कर रहे होते हैं और कामिनी भी रवि से बातें कर रही होती है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डर जाता है कि इसके साहब की जान खतरे में है या फिर कोई भूत प्रेत ऐसी साया इनके पीछे है। तो ये कंसर्न के बेस पे बहुत सोचता है कि कैसे इनकी मदद करूं, कैसे इनको ये सारी चीज़ें बताऊं मैं। अब थोड़ा वो वृद्ध भी हो चुका होता है, 60-70 की उम्र के आसपास होता है। तो ये कहता है कि अभी मैं कुछ भी ऐसा कहूँगा तो ये समझेंगे कि मेरी उम्र की वजह से ऐसी चीज़ें हैं और मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। जब रवि उठते हैं उस टेबल से और ये जब कप लेने आते हैं तो देखते हैं कि दोनों चाय की कप खाली है और रवि जबकि एक ही कप में चाय पी रहे थे। अब इसे एकदम कुछ समझ में नहीं आता है और ये दोनों कप को लेके अंदर जाता है और तुरंत जाके जो घर का नौकर रहता है उससे बात करता है कि देखो ऐसी ऐसी बात है, रवि सर के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई और मैं 2 कप चाय दिया था और वो एक ही कप पी रहे थे और 1 कप की चाय खुद ब खुद ख़त्म हो गई। तो वो उसे खूब डांटता है, कहता है कि तेरी एज हो गई है और तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तूने नशा करना भी शुरू कर दिया है और ऐसी चीज़ें किसी को बताएगा तो लोग तुझे पागल ही घोषित कर देंगे। तो ऐसे बातों को हल्के में ले लेता है वो नौकर जो घर की देख रेख करता है। अब रवि पहुंचते हैं घर पे अपने, तो वही नौकर जिससे उन्होंने बताया होता है ये सारी चीज़ें, वो आता है इनका सामान लेने। अरे साहब आप आ गए। और फिर एक सामान का जो क्या कह सकते हैं झोला वगैरह रहते हैं और कुछ पेंटिंग्स रहती हैं, उसे रवि कहते हैं कि इसे मेरे कमरे में रख दो और एक और मेरे कमरे के बगल में कमरा साफ कर दो कामिनी मैडम के लिए। तो ये पूछते हैं कि कब आने वाली हैं कामिनी मैडम, और तो फिर रवि हंस के कहते हैं, अरे कामिनी मैडम गाड़ी में बैठी हैं, उनका भी सामान है, तुम अंदर कर दो और उनके कमरे को साफ करके रख दो। ये भी गाड़ी के अंदर देखते हैं, गाड़ी के अंदर कोई नहीं रहता। तो इन्हें भी कुछ नहीं समझ में आता है कि क्या हो गया है हमारे साहब को, और ये भी जो सोचते हैं कि कैसे बताऊं कि ये कुछ गलत चल रहा है इनके साथ, क्योंकि वो जो नौकर होता है इनसे सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका होता है। अब ये बगल का कमरा साफ तो कर देते हैं और इनका कमरा भी साफ करके रख देते हैं। और जब रवि अपने कमरे में आते हैं तो चीज़ें सब कुछ सही से चलने लगती हैं। अब ये फिर डिनर के लिए कहते हैं, कामिनी मैडम के लिए प्लेट लगाओ, ये करो वो करो। तो ये सोचते हैं कि अब ज़्यादा हो रहा है, अब सर को बताना होगा कि ऐसा कुछ है नहीं, आपका ये वहम है या फिर आपके ऊपर कोई शाया है या फिर आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है और आपको इलाज की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें वो लगते हैं रवि को समझाने। अब रवि को आ जाता है गुस्सा। वो कहते हैं कि देखो तुम लोगों को मैंने छूट दे दी है, तुम लोगों का मन बढ़ गया है, तुम लोग कुछ भी कह रहे हो। और रही बात उनकी, तो उनसे तो अभी मैं मिल के आया था, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। और कामिनी मैडम को कुछ ये सब चीज़ें मत कहना कि उन्हें बुरा लगे। और वो तुरंत पीछे
देखता है तो सच में एक खूबसूरत औरत खड़ी रहती है। और रवि कहते हैं कि अरे कामिनी तुम आ गई। तो पहली बार ये नौकर कामिनी को देखता है और पूरे इसके पैर कांपने लगते हैं, जुबान लड़खड़ाने लगती है, समझ में नहीं आता है क्या बोले। तो फिर ये रवि कहते हैं कि आओ आओ खाना लग गया है, बैठ के खा लो। तो ये कामिनी इस नौकर को देखते हुए बैठ जाती है और खाना खाने लगते हैं। अब ये दौड़ के बाहर जाता है और बाहर जाता है तो तुरंत देखता है कि वहाँ पे फिर कामिनी खड़ी है। अब इसे कुछ नहीं समझ में आता है कि एक समय में वो वहाँ पे भी हैं और एक समय में ये बाहर भी हैं। ये तुरंत फिर अंदर आके देखता है तो ये देखता है कि रवि सर और कामिनी बातें कर रहे हैं और कामिनी खाना खा रही है और फिर इन्हें भी देख रही है, वो भी मुस्कुराते हुए। फिर बाहर आते हैं तो बाहर भी कामिनी खड़ी है। बेहोश होके गिर जाते हैं नीचे। तो रवि दौड़ के आते हैं, कहते हैं कि अरे लग रही है इनकी तबीयत सही नहीं है कामिनी, क्योंकि अभी ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जिसे सुन के लग रहा था कि इनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है और मुझे लगता है कि इनके घर वालों के बारे में इनको बताना चाहिए मुझे। अब इन्हें उठा के और इनके कमरे में रख देते हैं ये लोग। जब इन्हें होश आता है, नौकर की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये दौड़ के भागते हैं वो जो बाहर दुकान में जो नौकर रहता है रवि सर का, उसके पास, और सारी चीज़ें बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। और वो कहता है कि तब हमें अपने साहब की जान बचानी चाहिए, साहब ने हम सब के लिए बहुत कुछ किया है, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो ये कहता है कि पर कैसे। तो फिर देखते हैं कि हमें कैसे भी करके कोई भी तरीका अपना के और इस आत्मा से, इस भूत से या फिर जो कुछ भी है उसे अपने साहब को छुड़ाना चाहिए। तो अचानक से ये देखते हैं कि बगल से कोई औरत चिल्लाती हुई भाग रही है, बाल बिखरे हुए हैं, सफ़ेद साड़ी है और ये रात का ही समय रहता है। तो ये दोनों लोग डर जाते हैं बहुत और डरते हुए उस औरत का पीछा करने लगते हैं। उस औरत के पीछे पीछे जाते हैं तो कुछ दूर के बाद जंगल शुरू हो जाता है। चूँकि मैंने बताया था कि इनका जो फार्म हाउस है शहर से हट के है और जंगलों के बीच में है और बहुत अकेला है। चूँकि आर्टिस्ट जो होते हैं कुछ ऐसी जगह ही उन्हें पसंद आती है जहाँ किसी तरीके का कोई शोर शराबा ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो और थोड़ा अकेलापन हो। तो वैसी जगह पर रवि का फार्म हाउस रहता है। अब ये जंगल में चले जाते हैं, जाके देखते हैं तो ये कामिनी रहती है और पीछे मुड़ के जब देखती है तो इसका चेहरा पूरा काला और सड़ा हुआ दिखता है। अब ये एकदम डर जाते हैं, बहुत डरावना रहता है वो चेहरा। तो फिर अचानक से वो फूंक मारती है और दौड़ के इन लोगों के पास आती है तो ये गिर जाते हैं। जब ये गिरते हैं तो इन लोगों को लगता है कि पीछे किसी का शरीर है जिस पे ये गिर गए हैं और काफ़ी चिपचिपापन इन्हें महसूस होता है। तो तुरंत खड़े होकर दोनों देखते हैं तो देखते हैं कि एक औरत जो है पड़ी हुई है और काफ़ी दिनों से उसका शरीर ऐसे ही पड़े रहने की वजह से सड़ सा गया है। तो फिर इन्हें कुछ नहीं समझ में आता है, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अब इनकी चिल्लाहट को सुन के रवि दौड़ के अपने घर से यहाँ आते हैं। यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि हाँ सच में यहाँ पे लाश है। तो उन्हें भी कुछ नहीं समझ में आता है तो तुरंत ये पुलिस को फ़ोन करते हैं। अब पुलिस वहाँ आती है, उस लाश की छानबीन करती है। सबको शक होता है कि ये खून जो है रवि ने ही किया है, क्योंकि रवि ही वहाँ के मालिक रहते हैं और उनके आते ही ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं और रवि के घर के सामने का ही है। तो पुलिस वाले पूरी तरीके से निश्चिंत रहते हैं कि ये एक ओपन और शट केस है और रवि ने ही ये सब किया है। तो खुदाई करते हैं और कुछ शरीर ज़मीन से बाहर रहता है, कुछ ज़मीन के अंदर रहता है। तो खुदाई में देखते हैं कि वो शरीर जो होता है कामिनी का ही शरीर होता है। तो रवि पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं कि अरे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कामिनी तो अभी मेरे घर में थी, मेरे साथ डिनर करके अपने कमरे में सो रही है और यहाँ पर इसके शरीर को देख के लग रहा है कि इसे मरे हुए लगभग 10 दिन से ऊपर हो गया है। तो
फिर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है और वो पुलिस वालों से कहते हैं कि सर देखिए, आपको जैसा लगे आप कीजिए, मेरी तबीयत सही नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। और दौड़ के जाते हैं अपने घर में और कामिनी का दरवाज़ा खोलते हैं और चिल्लाते हैं, कामिनी। रूम में कोई रहता ही नहीं है। बाहर भी चिल्लाते हैं, ढूंढते हैं कामिनी को, कोई नहीं दिखाई देता है। फिर अचानक से एक कमरा खुद ब खुद खुलता है और उसमें देखते हैं तो कामिनी खड़ी रहती है, उसी खूबसूरती के साथ जिस खूबसूरती में कामिनी को सबसे पहली बार रवि ने देखा था। और एक तरफ उनका वो शरीर है जो कि सड़ चुका है, तो वो चेहरा भी उनके दिमाग में रहता है और ये कहते हैं कि कामिनी तुम मर चुकी हो। तो कामिनी कहती है हाँ, और इसीलिए मैं आपको यहाँ लेके आना चाहती थी और अपनी जो है अपने शव को दिखाना चाहती थी, अपनी डेड बॉडी को दिखाना चाहती थी, ताकि आपको हकीकत का पता चल सके और आप मेरे कातिल को सज़ा दिला सकें। तो फिर ये कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं एक आत्मा से बात कर रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो, क्या नहीं कह रही हो, कैसे हुआ ये सब चीज़ें। तो अब वहाँ से ये अपनी कहानी बताती हैं। इनकी कहानी शुरू होती है इनकी शादी से पहले की, जो कि मैंने शुरू में ही थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था। तो कॉलेज लाइफ से ही इन्हें एक अजय नाम का लड़का पसंद करता है। अब अजय चूँकि बहुत अच्छी फैमिली से होता है और उसका नेचर भी अच्छा होता है और कामिनी भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करती है और अजय पहले ही कामिनी को प्रपोज कर चुका होता है शादी के लिए भी, कॉलेज टाइम में ही। तो कॉलेज ख़त्म होते ही कुछ समय बाद जब दोनों सेटल हो जाते हैं और दोनों अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं, तो ये सोचते हैं कि अपने घर वालों को भी बताएं और तुरंत शादी कर लें, और करते भी ऐसे हैं। लेकिन वहीं अजय का एक दोस्त रहता है संतोष, कॉलेज लाइफ में, और संतोष कामिनी को पसंद करता है बहुत ज़्यादा, और लेकिन वो कभी कामिनी से ये बात कह नहीं पाता है। और अजय और संतोष काफ़ी अच्छे दोस्त रहते हैं, तो इस वजह से भी संतोष कतराता है कि उसकी दोस्ती में कोई ऐसी दरार ना आ जाए। संतोष भी कुछ बुरा उस समय नहीं रहता है, लेकिन ये बातें कहता है कि अगर मैं कुछ भी कहता हूँ कामिनी से और कामिनी अजय से बताती है तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी, और वो अपनी दोस्ती को तोड़ना नहीं चाहता है। अब इस तरीके से जब कामिनी की शादी हो जाती है तो संतोष को थोड़ा बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो भी कामिनी से प्यार कर रहा होता है, और इस तरीके से उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन 2 ही साल के अंदर अजय की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, अजय एक्सपायर कर जाते हैं। अब अजय जब एक्सपायर करते हैं तो संतोष को और बुरा लगता है। वो सोचते हैं कि अगर कामिनी शादी मुझसे की होती तो उसकी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होती, और मैं भी उससे कितना प्यार करता था। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये सोच के शांत हो जाता है कि उसने कभी कामिनी से ये सारी बातें बताई भी तो नहीं थी। तो लेकिन कामिनी हमेशा संतोष को एक दोस्त की तरह ही देखती है और कुछ ऐसा नहीं रहता है। अब इनका एक बच्चा भी होता है, तो चूँकि वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है, तो कामिनी सोचती है कि अजय की ये जो अमानत है, इसको मैं अच्छे से पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी, पालन पोषण करूँगी इसका, और यही अब मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य है। और ऐसी अपनी कोई शादी की या फिर किसी तरीके का इनके अंदर विचार नहीं रहता है। लेकिन संतोष के अंदर अभी भी चीज़ें ये चल रही होती हैं, क्योंकि अब अजय उसकी ज़िंदगी से जा चुके होते हैं, तो ये संतोष सोचते हैं कि कहीं ना कहीं अगर कामिनी से ये बात करें तो वो शादी के लिए या फिर किसी तरीके के रिलेशन के लिए वो राजी हो जाए। और एक शाम ये कामिनी से हिम्मत जुटा के कह भी देते हैं, और कामिनी इन्हें साफ मना कर देते हैं। कहती हैं कि नहीं, मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बच्चा है, और मैं किसी तरीके से भी अब दूसरे रिलेशन में नहीं आना चाहती हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, और माँ जी की भी सेवा करनी है, और हमारे और अजय का जो बच्चा है उसका भविष्य ही अब मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य है। तो संतोष को ही मना कर देती हैं। अब संतोष को थोड़ा सा तो बुरा लगता है, लेकिन फिर ये कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब मैंने शुरू में आपको बताया था कि संतोष ने ही कामिनी और रवि को इंट्रोड्यूस कराया था, तो जब मॉडलिंग के लिए फ़ोटो शूट करा रही थी कामिनी, तो उस वक्त संतोष ने कामिनी के फ़ोटोज़ को देख के अपनी बेचैनी को रोक नहीं पाया,
और पूरी तरीके से संतोष उतावला हो जाता है और वो सोचता है कि कैसे भी करके कामिनी को वो पा ले, कामिनी को मतलब मंजूर कर दे कि उसके साथ किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में आने के लिए, चाहे जैसे भी हो कामिनी उसके साथ आ जाए। तो ये बातें वो, चूँकि ये भी इनका दोस्त रहता है रवि भी, और रवि का जो नेचर रहता है बहुत अलग रहता है, तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि रवि से ये सारी बातें करें। तो हमेशा जब ये फोटोशूट के लिए या फिर मूर्ति के लिए जब भी बात करना होता है तो ये रवि करते हैं संतोष के पास और संतोष बात करते हैं कामिनी से, और जितना अधिक से अधिक मौका हो सके ये मिलने की कोशिश करते हैं, इन्हें देखने की कोशिश करते हैं। और इसी तरीके से एक दिन संतोष के दिमाग में ऐसा आता है कि अब इस रवि के प्रोजेक्ट पे तो काम कर ही रही हैं, तो क्यों ना रवि के फार्म हाउस पे इन्हें बुलाया जाए और वहाँ पे अकेले में बातें की जाए, शायद कुछ बात बन जाए। तो ये फ़ोन करते हैं। अब वही जो फ़ोन शुरू में आया है इनके पास, कामिनी के पास, रवि का, अब आपको पता चलेगा कि वो फ़ोन रवि ने नहीं, संतोष ने ही किया था। तो संतोष फ़ोन करता है कामिनी के पास और कहता है कामिनी तुम्हें इस प्रोजेक्ट के लिए कैसे भी इस फार्म हाउस पे आना है, वो एड्रेस देता है, जो चीज़ें मैं शुरू में बता चुका हूँ। तो फिर कामिनी कह देती हैं कि ठीक है, और जैसा होता है ये फार्म हाउस पे चले जाते हैं। और वो फ़ोन पे बोला रहता है, रवि बोला रहता है, चूँकि बोलता तो संतोष है लेकिन रवि के रूप में बोल रहा है, तो वो उसने ये बोला है कि तुम संतोष के साथ मेरे फार्म हाउस पे आ जाना, वहाँ मैं तुम्हें मिलूँगा। तो ये संतोष के साथ ही जाती हैं और दोनों फार्म हाउस पे जाते हैं। अब संतोष फार्म हाउस पे जाके कामिनी से ये कहते हैं आप जल्दी से तैयार हो जाइए, रवि सर आ ही रहे होंगे और अपने गेटअप को पहन लीजिए आप, अब मैं बाहर से कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। और ये अंदर कमरे में तैयार हो रही होती हैं, चूँकि महारानी का वो मूर्ति बनाना होता है और वैसा गेटअप पहनना होता है। तो जब ये अपने कमरे में अपने कपड़े बदल रही होती है और तैयार हो रही होती है, महारानी के कपड़ों को पहन रही होती है, तो ये चुपके से संतोष जो है इन्हें देखता रहता है और कहीं ना कहीं कामिनी को इस स्थिति में देखने के बाद वो और ज़्यादा उतावला हो जाता है। और चूँकि वो जगह भी ऐसी रहती है कि अगल बगल जंगल है, कोई है नहीं, तो इसके दिमाग में ये आता है कि ये जो दो नौकर हैं इनको भी कहीं बाहर भेज दिया जाए, और वो तुरंत जाके उन दोनों को कहीं बाहर भेज देता है बोल के, और वो दोनों चले भी जाते हैं। अब ये और कामिनी, ये दोनों अकेले हैं। कामिनी तैयार हो रही हैं और ये छुप छुप के इन्हें बार बार देखे जा रहा है, और जितना ये देखता है उतना उतावलापन इसका बढ़ता जाता है और सोचता है किसी भी हाल में इसे पाना है। लेकिन इसके दिमाग में ये भी चीज़ रहती है कि अगर मैं कामिनी से कुछ भी बातें करूँगा तो कामिनी मना कर देगी, क्योंकि उसने एक बार कोशिश भी कर ली होती है ऐसा करके। तो उसके दिमाग में फिर एक बहुत गंदा खुराफात आता है कि क्यों ना चाय के बहाने उसे बहुत ज़्यादा नींद की गोलियां दे दे, और जब वो बेहोश हो जाएगी तो उसके साथ कुछ भी वो गलत कर सकता है। तो करता भी ऐसे ही है, ये चाय बना के और इसके कमरे के बाहर खड़ा रहता है और वो अंदर अपना तैयार हो रही होती है। तो जब कामिनी को आहट आती है कि कोई कमरे से देख रहा है या कमरे के बाहर खड़ा है, पीछे मुड़ के देखती है, तभी संतोष कमरा खोल देता है और अंदर चला आता है। कहता है अरे कामिनी तैयार हो रही है, और ये मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाया हूँ। तो ये कहती है हाँ हाँ बस मैं 2 मिनट में तैयार होके आती हूँ, तो चाय पीते हैं। तो ये संतोष कहते हैं आज बेहद खूबसूरत लग रही हो। तो कामिनी कुछ नहीं बोलती हैं और कहती हैं ठीक है मैं आती हूँ 2 मिनट में। और ये टेबल पर बैठ के कामिनी का इंतज़ार करते हैं कि कामिनी अब आएंगे, और वहाँ से कामिनी पूरे गेटअप में तैयार होके महारानी की तरह बहुत सुंदर अवस्था में दिखते हुए आती हैं कमरे से, और इनके साथ बैठ के चाय पीने लगती हैं। और फिर कामिनी पूछती हैं संतोष से कि क्यों रवि आए नहीं अभी, और मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, जल्दी से शूट करना है और मुझे घर भी जाना होगा क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है और उसे मैं छोड़ के ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती। और ये संतोष की निगाहें कामिनी के ऊपर से हटती ही नहीं है और ये कुछ बोलते ही नहीं है।
संतोष चाय नहीं पी रहा होता है, बस चाय पीने का नाटक कर रहा होता है और कामिनी जल्दी से चाय पी लेती है। चाय पीने के बाद ही कामिनी पूरी तरीके से अपने आप को अस्वस्थ पाती है और उसे लगता है कि वो बेहोश हो रही है। और वो कहती है कि संतोष, तुमने चाय में कुछ मिलाया था क्या? तो संतोष कहता है, देखो कामिनी, मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मैं तुमसे बहुत दिनों से प्यार करता हूँ और मुझे कोई रास्ता नहीं नजर आया तो मैंने ऐसा किया। तो कामिनी कहती है कि तो ये सब तुम्हारी चाल थी, यहाँ कोई रवि सर नहीं आने वाले हैं, इसीलिए तुम मुझे यहाँ पर लाए हो। मैं तुम्हारे इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने दूंगी। और ऐसा कह के वो हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश करती है, लेकिन कई सारी नींद की गोलियां होने के कारण उनका पूरा शरीर अपने बस में नहीं रहता है और चक्कर आके गिरने लगती हैं और संतोष उन्हें अपनी बाहों में भर लेता है और जबरन उठा के उन्हें बिस्तर पर पटक देता है। अब वहाँ पे भी चूँकि कामिनी पूरा अपना जोर लगाती है और इन्हें दूर फेंकने की कोशिश करती हैं और उसी हाथापाई में संतोष को गुस्सा आता है और कामिनी को एक थप्पड़ वो मारता है और कामिनी का सिर बेड के कोने पे जाके लगता है और उसके पीछे चोट लग जाती है और इस वजह से काफ़ी खून बह जाता है और तुरंत कामिनी की जान चली जाती है। अब संतोष उसके हाथ के नसों को छू के देखता है तो कामिनी मर चुकी है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि अब क्या करूं मैं। तो तुरंत कामिनी को उठा के, और चूँकि उस फार्म हाउस में कोई रहता नहीं है, तो तुरंत उसे जंगल में ले जाके जैसे तैसे आधा ही गाड़ देता है और वो सोचता है कि यहाँ कोई आने वाला है नहीं, तो कुछ ही दिनों में इसकी लाश ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, जानवर खा जाएंगे या फिर अपने आप सड़ के खत्म हो जाएगी और वो बेफिक्र होकर चला जाता है। अब इन सारी चीज़ों में गलती इनसे ये हो जाती है कि इनकी घड़ी कामिनी के लाश के पास गलती से गिर जाती है। चूँकि हाथापाई के वक्त ही घड़ी को इन्होंने पकड़ लिया होता है कामिनी में और उसी समय ढीली हो जाती है और वहाँ जब लाश को दफना रहे होते हैं तो उस वक्त घड़ी गिर जाती है। अब पुलिस वाले अब ये सारी चीज़ें कामिनी बताती हैं रवि को। अब तुरंत जब रवि को बता ही रही होती हैं तभी रवि के पास एक फ़ोन आता है पुलिस का और वो कहते हैं कि यहाँ मुझे एक घड़ी मिली है और हमें लगता है कि ये रवि आप ही की घड़ी है और अगर ये आपकी घड़ी है तो हमारा पूरा केस ये सॉल्व हो गया और आप मुजरिम हैं और आप हमारे कस्टडी में आ जाइए और जल्द से जल्द आके हमसे मिलिए। तो ये रवि कहते हैं कि ठीक है। तो ये कामिनी की आत्मा जो है रवि को बताती है कि वो घड़ी संतोष की है और एक बार अगर संतोष ने ये मान लिया और पुलिस के हाथों लग गई तो संतोष को सज़ा मिल ही जाएगी। तो ये रवि पहुंचते हैं पुलिस के पास और कहते हैं जी हाँ, मुझे मालूम है ये घड़ी किसकी है, ये घड़ी मेरे एक दोस्त की है और मैं ये साबित कर दूंगा। तो ये पुलिस कहती है कि ठीक है, जब ऐसी बात है तब वैसे भी हमारा केस सॉल्व हो गया है, अगर ये घड़ी आपकी नहीं है तो ये खून भी आपने नहीं किया है। और ये रवि कहते हैं कि मैं साबित कर दूंगा कि उस दिन मैं यहाँ पे आया ही नहीं था, मैं किसी और मीटिंग में था। तो ये पुलिस वाला भी समझ जाता है कि हाँ, हो सकता है किसी और की भी चाल हो सकती है और ये रवि को सपोर्ट करने लगता है। अब ये संतोष को बुलाते हैं अपने फार्म हाउस पे, कहते हैं संतोष, एक मुझे घड़ी मिली है अपने फार्म हाउस के सामने और मुझे लग रहा है कि ये घड़ी तुम्हारी है और तुम अपनी घड़ी आके ले लो। अब रवि पूरा परेशान हो जाता है कि यार घड़ी कैसे मेरी गिर गई। अब इसे लगता है कि कहीं इसी घड़ी की वजह से मैं फंस ना जाऊँ संतोष। तो ये संतोष तुरंत आते हैं रवि के फार्म हाउस पे और वो कहते हैं कि यार घड़ी की जो बात कर रहे थे वो घड़ी मुझे दे दो कैसे भी, क्योंकि वो मेरी मतलब कुछ इमोशनल ड्रामा करते हैं कि वो घड़ी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये रवि कहते हैं कि अरे मिल जाएगा, अभी बैठ तो जाओ। तो ये बैठते हैं और फिर वहीं पे पुलिस आ जाती है और फिर साबित कर देते हैं ये रवि कि उस रात रवि इस फार्म हाउस पे नहीं थे, उस रात संतोष आए थे यहाँ पे और कामिनी का खून भी संतोष ने किया है। और इस तरीके से पुलिस संतोष को गिरफ्तार कर लेती है। वहाँ संतोष रोने लगते हैं कि मेरा कुछ ऐसा इरादा था नहीं और ये चीज़ें खुद ब खुद हो गई। तो पुलिस ना सुनती है ना ही रवि सुनते हैं और
इन्हें लेके चली जाती है पुलिस। तो इस तरीके से कामिनी की आत्मा को शांति मिलती है, क्योंकि उसकी आत्मा तब तक भटकती रहती जब तक उसके असली कातिल को सज़ा नहीं मिलती। अब यहाँ उसके असली कातिल को सज़ा मिल जाती है तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। और रवि कामिनी की आत्मा से एक वादा करता है कि हमेशा मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूँगा और तुम्हें अपने घर और परिवार के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा उनका ख्याल रखूँगा, साथ दूँगा। और कामिनी की आत्मा निस्वस्थ हो जाती है और किसी तरीके का कोई टेंशन नहीं रहता है, तो वो मुक्त हो जाती है। और रवि लग जाते हैं कामिनी के बच्चे की पढ़ाई को देख लेख और अपने सारी पेंटिंग को और अच्छा करने में और अपने कैरियर पर फोकस करते हैं। तो ये कहानी थी और थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, तो उसके लिए, चूँकि कहानी ही ऐसी थी कि थोड़ी लंबी थी और उसको एक्सप्लेन करना, अच्छे से बताना, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करके मेरी बातों को औरों तक भी पहुंचा सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरी फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इस वीडियो को पूरा देखा, तहे दिल से शुक्रिया। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो इससे मुझे पता चलता है कि आपने पूरी कहानी को सुना है।